तो चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की, जो प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आई थी 40,247, जिसका एग्जाम का डेट जो है 13/6 को है। इस पे हम बात कर रहे हैं। जो आज हम अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 4, यूनिट 1 टॉपिक नंबर 4, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा कि समाजीकरण क्या है, और बच्चे स्कूल में बच्चे के समाजीकरण पर किस किस चीज़ का रोल होता है और कैसा, मतलब क्या प्रभाव डालता है, कौन कौन सी चीज़ क्या क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी अभी जो हम बात करेंगे तो इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, ताकि आपको और आसानी से बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, आप भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप उसको करेक्ट या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है, एजेंट नहीं है, सॉरी, कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। स्कूल में सोशलाइजेशन का प्राथमिक एजेंट कौन नहीं है। तो शिक्षक तो प्राथमिक एजेंट है स्कूल में शिक्षक जो है वो प्राथमिक एजेंट है। समकक्ष पेयर्स ये भी प्राथमिक एजेंट है। मीडिया ये प्राथमिक एजेंट नहीं है। करिकुलम ये भी प्राथमिक एजेंट है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको मीडिया। ये मीडिया जो है वो प्राथमिक एजेंट नहीं है। क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समाज शास्त्री सिद्धांत, कौन सा सोशोलॉजिकल थ्योरी इम्फेसाइज जोर देता है किस चीज पर, कि सामाजिक असमानताएं, जो मौजूदा सामाजिक असमानताओं को पुनः उत्पन्न करने में स्कूलों की भूमिका पर जोर देता है। यानी कि कौन सा सोशियोलॉजिकल थ्योरी इस बात पे जोर देता है कि जो समाज में जो असमानताएं हो रही है या उत्पन्न हो रही है, उसका उसको उसके उत्पन्न होने में स्कूल की अहम भूमिका है। यानी स्कूल की भूमिका पर जोर देता है। बोलता है कि समाज में जो असमानताएं पैदा हो रही है उसका मुख्य वजह जो है वो स्कूल का अहम भूमिका है। उसको मतलब समाज में उत्पन्न, मतलब असमानताएं उत्पन्न जो हो रही है, इनइक्वालिटी जो समाज में उत्पन्न हो रही है, उसका रोल, किसका रोल है, स्कूल का रोल है, अहम रोल है स्कूल का। ये कौन कहता है, ये कहता है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत। कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है समझिएगा, कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स की दी हुई थ्योरी है। कार्ल मार्क्स इस पे बात करते हैं, और मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जो है इस पे बात करते हैं, है ना। मैक्स वेबर ये बात इस पे बात करते हैं। ये कहते हैं कि समाज में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशनों के बीच में संघर्ष पैदा होता है, और जिसके वजह से समाज में जो ग्रुप है, जो लोग हैं, उसमें भी संघर्ष पैदा होना शुरू हो जाता है। ये कहते हैं, इनका मानना है कि स्कूल जो है उस संघर्ष को, समाज में जो इनइक्वालिटी है समाज में, उसको उत्पन्न करने के लिए ये अहम रोल अदा करता है। जो किसके, आज किस प्रकार की इनइक्वालिटी है समाज में, वो है क्लास के बेस पे इनइक्वालिटी है, जेंडर के बेस पे इनइक्वालिटी है, इथनिसिटी के बेस पे इनइक्वालिटी है, रेस के बेस पे इनइक्वालिटी है, और इसको जो है वो प्रोत्साहित करता है स्कूल। ये कन्फ्लिक्ट सिद्धांत का कहना है। तो ये कन्फ्लिक्ट सिद्धांत थ्योरी है वो किस बात को प्रमोट करता है, वो बात प्रमोट करता है इक्वलिटी की, समानता की। वो बात करता है समानता की, वो बात करता है कि लोग भी समानता होनी चाहिए। किस बेस पे समानता होनी चाहिए, पावर के बेस पर, शक्ति के बेस पे, वेल्थ के बेस पे समानताएं होनी चाहिए लोगों के, एक लोग के दूसरे लोगों के प्रति। क्लास के बेस पे समानताएं होनी चाहिए लोगों के प्रति, एक लोग एक दूसरे लोग के प्रति। तो इन तमाम बेसों पे एक लोग दूसरे लोग से समान, इन दोनों के लोगों की भी समानताएं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये टॉपिक है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी अगर आएगा तो हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद है फंक्शनलिज्म।
फंक्शनलिज्म जो है दरअसल ये नाम से ही जाहिर होता है कि ये फंक्शन पे कार्य करता है, ये फंक्शन पे जोर देता है कि एक इंसान का समाज में क्या फंक्शन होता है। अच्छा, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को देने वाले उनका नाम था जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इसको दिया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन मैं लिख देता हूं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड इसको दिया था। ये मीड कहता है कि लोग इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि लोग जो है इंटरेक्शन से, लोगों के बातचीत करके अपना इमेज, सेल्फ इमेज बेहतर करता है। सेल्फ इमेज, लोगों को एक दूसरे के इंटरेक्शन से उसका सेल्फ इमेज बेहतर होता है, ये थ्योरी कहता है। नारीवादी सिद्धांत तो आप जानते हैं, फेमिनिस्ट थ्योरी जो आप जानते हैं, ये बात करता है जेंडर इक्वलिटी की बात करता है ना, ये तो आपको पता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है ये। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रच्छन्न पाठचर्या, हिडन करिकुलम, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये हिडन करिकुलम का एग्जाम्पल है, अवधारणा है। इससे पहले भी इस टॉपिक क्वेश्चन पे बात हो चुकी है। जब करिकुलम आएगा तो हम इस पे और अच्छे से बात करेंगे, फिलहाल आप इसको समझ लें और अच्छे से कि हिडन करिकुलम का कौन सा एग्जाम्पल है। कक्षा में पढ़ाया जाने वाला औपचारिक पाठ, जो फॉर्मल लेसन जो पढ़ाते हैं, क्या वो हिडन करिकुलम का एग्जाम्पल है? नहीं, वो है कोर करिकुलम का एग्जाम्पल। वो कोर करिकुलम 3 तरह के होते हैं ना बेसिकली, वो है कोर करिकुलम का एग्जाम्पल। स्कूली शिक्षा की संरचना और संगठन के माध्यम से अनपेक्षित सबक सीखे गए हैं, बिल्कुल यही है। यानी कि स्कूल में जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, स्कूल का जो वातावरण है, उसके जरिए बच्चे कुछ जो सीख लेते हैं, अनइंटेंशनली बच्चे जो सीख लेते हैं, उसे कहते हैं कोर करिकुलम। इस पर हम बात करेंगे विशेष तौर पर। अच्छा, स्कूल द्वारा प्रदत्त की जाने वाली पाठ्येतर गतिविधियां, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अलग ही है, जो खेल कूद का जो कार्यक्रम होता है उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, ये तो अलग टॉपिक, ये भी करिकुलम का हिस्सा ही है, मतलब ये अलग है। अच्छा, पाठचर्या संबंधी सामग्री जानबूझकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाने वाली छोड़ दी जाती है, ये है नल करिकुलम। आप देखिएगा, ये है नल करिकुलम। वो पाठ मतलब वो लेसन, वो अध्याय, वो पुस्तक, वो चीजें, जो वो टॉपिक जो टीचर द्वारा जानबूझ करके छोड़ दी जाती है, उसे कहते हैं वो नल करिकुलम का हिस्सा है। ठीक है ना। तो आगे शोध के अनुसार, मतलब ये रिसर्च में बताया गया है कि शिक्षक की अपेक्षाएं छात्र के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है, अभी हम बात किए इस पर। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हाउ कैन टीचर एक्सपेक्टेशन, टीचर का एक्सपेक्टेशन जो है छात्रों पर किस तरह से अपना असर छोड़ता है। उच्च उम्मीदें छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल। अगर एक टीचर का बच्चे से अच्छा एक्सपेक्टेशन हो तो ये हो सकता है बच्चे मोटिवेट होकर के उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ये सही बात। अच्छा, कम उम्मीदें एक स्वमूर्ति की भविष्यवाणी की ओर ले जा सकती है जहां छात्र खराब प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल। जब हम किसी बच्चे से लो एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ये इससे उम्मीद है कि बच्चे का परफॉर्मेंस जो है खराब हो जाएगा, बच्चा अंडर परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से प्रभाव डालता है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ऐसे मतलब ये भी लाइन सही है, लेकिन आंसर जो पूछ रहा है बोलता है क्या, कैसा प्रभाव डालता है, कैसे प्रभावित, कैसे एक एक्सपेक्टेशन, टीचर का एक्सपेक्टेशन जो है बच्चे पर कैसा प्रभाव डालता है, तो ऐसा प्रभाव डालता है। यानी ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर अगर यहाँ रहता ए बी तो हम यहाँ ए बी दोनों मारते, लेकिन हम मारेंगे बी, क्योंकि बी जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक्सपेक्टेशन हमारा लो हो जाएगा किसी बच्चे के प्रति तो बच्चे का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, शिक्षक की अपेक्षाओं का छात्र के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है, प्रभाव पड़ता है। शिक्षक की अपेक्षाएं केवल पहले से मौजूद शैक्षणिक कठिनाइयों वाले छात्रों को प्रभावित करती है, बिल्कुल नहीं। टीचर एक्सपेक्टेशन ओनली अफेक्ट स्टूडेंट्स विथ प्री एग्जिस्टिंग एकेडमिक डिफिकल्टी, यानी वो बच्चे जिनको पहले से ही पढ़ने में परेशानी हो रही है, सिर्फ उन बच्चे पर असर डालता है टीचर एक्सपेक्टेशन, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, उन पर भी डालता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज की अपेक्षाएं, मानदंड, मूल्यों को समझते हैं? बिल्कुल समझिएगा, कई मरतबा क्वेश्चन एग्जाम पर पूछ सकता है कि वो कौन सा प्रोसेस है
जिससे बच्चे समाज के नॉर्म्स वैल्यूज सीखते हैं, एक्सपेक्टेशन सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, उसे कहते हैं समाजीकरण। ठीक है ना। एनकल्चरेशन, हाँ, दो चीज समझ लीजिए यहाँ पे, एनकल्चरेशन भी समझ लीजिए, एसिमिलेशन भी समझ लीजिए और एकल्चरेशन भी समझ लीजिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, इन तमाम चीजों को आपको समझ लेना चाहिए। अनकल्चरेशन यानी संस्कृति ग्राह्यता, अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। एनकल्चरेशन, एनकल्चरेशन मतलब, अच्छा समाजीकरण तो समझ गए। सोशलाइजेशन क्या होता है कि जो जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो समाज के एक्सपेक्टेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज सीखते हैं, उसे कहते हैं सोशलाइजेशन। एनकल्चरेशन होता है कि एक इंसान अपने समाज के नॉर्म्स वैल्यूज सीखते हैं, उसे कहते हैं अनकल्चरेशन। लर्निंग थ्रू ओन कल्चर, इसे कहते हैं लर्निंग थ्रू ओन कल्चर, अपने कल्चर, अपने कल्चर के, खुद के कल्चर से सीखना, अपने कल्चर से सीखना, उसे कहते हैं एनकल्चरेशन। आप इसको याद रखिएगा। अपने लर्निंग थ्रू ओन कल्चर, OWN, ओन हो जाएगा, अपने कल्चर से सीखना, उसे कहते हैं अनकल्चरेशन। और एक कल्चरेशन कहते हैं लर्निंग, याद रखिएगा दोनों पॉइंट को, लर्निंग थ्रू अनदर कल्चर, दूसरे के कल्चर से कुछ सीखना, उसे कहते हैं एकल्चरेशन। दूसरे के कल्चर, जैसे कि मैं, मान लिया जाए कि मैं जिस कल्चर में हूं, अगर अपने कल्चर की चीजों को सीख रहा हूं तो इसे कहते हैं अनकल्चरेशन। अगर मैं दूसरे के कल्चर की किसी चीज को सीख रहा हूं तो उसे कहते हैं एकल्चरेशन। और एसिमिलेशन कहते हैं कि आत्मसात करना, यानी कि किसी चीज को सीखना, चाहे वो किसी कल्चर का हो, उसे कहते हैं आत्मसात। तो ये बात एकदम याद रखिएगा आप, ठीक है ना। निम्नलिखित में से, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा के प्रकट कार्य का एक उदाहरण है। प्रकट कार्य, इसे कहते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ स्कूलिंग, याद रखिएगा। अच्छा, मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ स्कूलिंग का मतलब होता है कि स्कूल जो है वो किस चीज पर फोकस कर रहा है, किस चीज पर, उसका इंटेंशन क्या है। किसी स्कूल का इंटेंशन क्या होता है? किसी स्कूल का इंटेंशन होता है बच्चे को नॉर्म सिखाना, वैल्यू सिखाना, व्यवहार सिखाना, हर चीज सिखाना, लेकिन उसका जो मेन इंटेंशन होता है स्कूल का, वो इंटेंशन होता है सब्जेक्ट सिखाना, सब्जेक्ट पढ़ाना। आप देखिए अपने स्कूल में कितना देर बच्चे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कितना देर नॉर्म्स वैल्यूज सीखते हैं। तो सब्जेक्ट पढ़ाना, जैसे मैथ, साइंस या अदर सब्जेक्ट हैं, उसे कहते हैं प्रकट कार्य। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। अभी हमने बात किया कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन है क्या। सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है के अनुसार छात्र स्कूल के संदर्भ में अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन के माध्यम से छात्र जो है वो अपने स्कूल के संदर्भ में अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के माध्यम से छात्र जो है साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं, इसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। यानी कि अभी मैंने आपसे कहा कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन मतलब होता है कि बच्चे लोग दूसरे से बात करके अपने सेल्फ इमेज बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। अभी मैंने बात कहा आपसे कि लोग जो है दूसरों से बात करके अपना सेल्फ इमेज बनाते हैं, उसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। स्कूल में बच्चा जो है शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से अपना सेल्फ इमेज बनाता है, अपनी पहचान बनाता है, उसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है ना, क्लियर। आइए, अच्छा दूसरा है कि मानकीकृत परीक्षण स्कोर के माध्यम से, यानी कि अच्छा नंबर ला करके, बिल्कुल नहीं। फिर कहता है कि थ्रो फैमिली इन्फ्लुएंस, यानी कि फैमिली इन्फ्लुएंस, यानी कि मेरा बाप दादा MP MLA का, बाप दादा MP MLA इसलिए मेरी पहचान हो, बिल्कुल नहीं। मीडिया प्रतिनिधित्व के माध्यम से, यानी कि मेरा मीडिया में बहुत ज़्यादा पकड़ है, मैं मीडिया, ये सब ये बिल्कुल नहीं होगा। तो टीचर और शिक्षक से बात करके बच्चे जो है, इंटरेक्ट करके बच्चे जो है वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान जो है वो बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं, उसे ही कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है ना, क्लियर। आगे, कौन सा शब्द उस घटना का वर्णन करता है जहां छात्र स्कूल में उन समूहों के व्यवहार और दृष्टिकोण को अपना सकते हैं जिनसे वो संबंधित है। ये बात समझिए
कहता है कि इसमें से कौन सी घटना है, व्हाट टर्म, कौन सा टर्म है डिस्क्राइब करता है फिनोमेना, उस घटना को जहां स्टूडेंट जो है एडॉप्ट करता है बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स ऑफ द ग्रुप्स दे बिलोंग इन स्कूल। यानी कि एक बच्चा स्कूल में जिस ग्रुप के साथ रहता है उस ग्रुप के एटीट्यूड और बिहेवियर को एडॉप्ट करता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोशल कन्फर्मिटी। याद रखिएगा। यानी एक बच्चा है वो जिस ग्रुप में रहता है उस ग्रुप के व्यवहार, नॉर्म्स, वैल्यूज सीखता है, अडॉप्ट करता है, इस टर्म को सोशल कन्फर्मिटी कहते हैं। देखिए यहाँ बच्चा किसी जो सोशल सिंबॉलिक इंटरेक्शन है इसमें बच्चा किसी भी बच्चे से बात कर सकता है, किसी भी शिक्षक से बात करके अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन एक बच्चा जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप के बच्चे से बात करता है, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड्स को एडॉप्ट करता है, इसे कहते हैं सोशल कन्फर्मिटी। ठीक है ना? सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक गतिशीलता क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी क्या कहते हैं? तो सोशल मोबिलिटी के जरिए जो है इंसान जो है वो अपना सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस बदलता है। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो बदलता है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस बदलता है। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है, इसके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कि समाज में जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, किस बेस पे? क्लास के बेस पे। क्लास के बेस पे जो समाज में अलग अलग कैटेगरीज, जाति के तौर पर कैटेगरीज हैं, पावर के बेस पे जो समाज में कैटेगरीज अलग अलग लोगों में डिवाइड है, ग्रुप में डिवाइड है, और इथनिसिटी के बेस पे जो लोगों में ग्रुपिंग है, इथनिसिटी के बेस पे लोगों में ग्रुपिंग है। इस तरह वेल्थ के बेस पे लोगों में जो ग्रुपिंग है समाज में, इसे ही कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यानी समाज में जो ग्रुपिंग है, जो क्लासिफिकेशन है, क्लास के बेस पे, कास्ट के बेस पे जो है, पावर के बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे, वेल्थ के बेस पे जो समाज में ग्रुपिंग है, उसे कहते हैं सामाजिक संतुष्टि, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और सोशलाइजेशन के बारे में तो जानते हैं कि समाज से जो नॉर्म्स, वैल्यूज, इथिक्स, बिहेवियर हम सीखते हैं उसे कहते हैं सोशलाइजेशन। आज जो हम अपने इकोनॉमिकल, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस को चेंज करते हैं, बदलते हैं, बेहतर करते हैं, उसे कहते हैं सोशल मोबिलिटी। अच्छा, सोशल मोबिलिटी कई स्तर पर होता है, इसके बारे में सोशल कन्फर्मिटी तो हम जानते हैं, अभी बताए हैं कि बच्चे जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप के नॉर्म्स, बिहेवियर्स को एडॉप्ट करते हैं, उसे कहते हैं सोशल कन्फर्मिटी। आइए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है कि किसी स्कूल का भौतिक वातावरण, किसी स्कूल का जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट जो है सामाजिकरण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? यानी किसी स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट, वो सामाजिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? इसका सामाजिकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है, पड़ता है। एक अच्छी तरह से बनाए रखा और सुरक्षित वातावरण अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। एक अच्छा वेल मेंटेन्ड एंड सेफ इन्वायरमेंट कैन इनहैंस फीलिंग बिलोंगिंग, बिल्कुल सही है। भौतिक वातावरण केवल शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है, यानी भौतिक वातावरण जो है केवल एकेडमिक जो है परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, नहीं। एक अराजक वातावरण यानी एक कैओटिक इन्वायरमेंट जो है ऑलवेज लीड टू नेगेटिव सोशलाइजेशन, हमेशा नकारात्मक सामाजिकरण परिणामों की ओर ले जाता है, ये भी सही है, लेकिन जो है प्रभाव समझ कैसे प्रभावित करता है, तो इस तरह से प्रभावित करता है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं, कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य बताता है कि स्कूल एक छठई तंत्र के रूप में कार्य करता है? बिल्कुल। कौन सा थ्योरी है जो ये बताता है कि स्कूल जो है एक छठई तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो ये निर्धारित करते हैं कि कौन उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और कौन कार्यबल के प्रवेश करेगा? यानी कि कौन सी थ्योरी है जो ये पर्सपेक्टिव जो सजेस्ट करता है, ये बताता है कि डिटरमाइन करता है कि हु विल रिसीव हायर एजुकेशन एंड हु विल इंटर द वर्क फोर्स, यानी कौन जो है अच्छे एजुकेशन हासिल करेंगे और कौन जो है काम पे लगेंगे, ये कौन थ्योरी बताता है? ये थ्योरी जो है उसका नाम है कार्यात्मक थ्योरी, फंक्शनलिज्म। जैसे कि नाम से जाहिर है, इंसान के फंक्शन के बेस पे ये बताता है कि कौन इंसान को कौन सा काम करना चाहिए। फेमिनिस्ट के बारे में हम बता चुके हैं, ये जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। सोशल सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में हम बता चुके हैं कि ये बात करता है कि सेल्फ इमेज की बात करता है, इंसान दूसरे से बात करके सेल्फ इमेज बेहतर करता है। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में बता चुके हैं कि ये जो है
जो समाज में ग्रुप है, वो ग्रुप के बीच जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसके वो उससे संबंधित है। और ये बात करता है इक्वलिटी की, समाज में पावर, जेंडर, क्लास के बेस पे इक्वलिटी की बात करता है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। और जब आप क्वेश्चंस को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ये टॉपिक था क्या, कैसे हमको क्या समझना था, और आप अच्छे से बातों को समझ गए होंगे। अभी ये वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक की बात करेंगे। इसी अभी यही यूनिट चलेगा, एक यूनिट इसका और है लास्ट। ये 4 यूनिट, फोर्थ यूनिट था, यानी एक यूनिट में 5 सब यूनिट है। एक यूनिट में 5 सब यूनिट है, जिसमें हम अभी तक 4 तक बात कर चुके हैं। लास्ट 5वां यूनिट की हम बात करेंगे। 5वां यूनिट थोड़ा सा लंबा है, उस पर 4-5-6 वीडियो होंगे, तो वो आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में। पढ़ते रहिए मन लगा करके, और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।